Hello students, in today's lecture we will discuss about some basic concepts of pulley mechanism, spring action and their use in numerical examples asked in JEE Mains, JEE Advanced and NEET examinations. So let us discuss about some pulley basics. Sometimes it becomes very difficult to lift an heavy object by using only human efforts. By using pulley mechanism, we can make a lifting machine which can ease our work. एक से ज़्यादा पुल्लीज को अगर आप यूज कर लें तो ये एक एक्सेलेंट लिफ्टिंग मशीन बन जाती है जिसमें बहुत कम फोर्स लगाकर आप बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट को इजीली लिफ्ट अप कर सकते हैं। सो सिंपल पुल्ली सिस्टम का एक स्कीमेटिक डायग्राम लेते हैं। यहाँ ये पूरा सिस्टम आइडियल सिस्टम है। तो आइडियलाइज कंडीशन में पुल्ली को मासलेस लेते हैं। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, इसका मतलब ये जो मासेज का लोड इस पर लगा हुआ है इनके वेट फोर्स की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 3, पुल्ली और रोप के बीच कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स पुल्ली के ग्रूव और रोप में सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि स्लिपिंग को रोके। एंड नंबर 4 कंडीशन है पुल्ली जब रोटेट करती है तो इसकी रोटेशनल एक्सिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगी तो एनर्जी लॉस होगा। ये आइडियल कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तो अगर ये रोप एक ही है, ये स्ट्रिंग एक ही है, तो इस पूरी रोप में दोनों साइड टेंशन जो होगा उसकी वैल्यू इक्वल होगी। तो इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन फोर्स इस पर लगेगा। सिंपली जो ब्लॉक हैवी होगा वो डाउनवर्ड मोशन करेगा ए एक्सेलरेशन से, और जो लाइटर होगा वो उसी एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। अगर ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस अपवर्ड मोशन करेगा। इस तरह का मोशन constrained motion होता है। constrained motion means bounded motion because these are not free, these are attached with this string. Okay, so this is a case of constrained motion. तो जो डाउनवर्ड जाता है आप उसको नेगेटिव ले लें और जो अपवर्ड जाता है आप उसको पॉजिटिव ले लें जब डायरेक्शन सेंस देना हो तो। और जब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तब इनका मोड यानी नॉन नेगेटिव वैल्यू कम मिलेंगे। सो एक्सेलरेशन दोनों तरफ इक्वल है। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? दोनों तरफ के मासेस का डिफरेंस निकालने के लिए हेवी में से लाइटर को माइनस कर दो। वो m1 माइनस m2 कर लिया, डिवाइड बाय दोनों तरफ के मासेस का एडिशन कर दो m1 प्लस m2 एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी m1g क्या बनेगा? इसका वेट फोर्स, और ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये बनेगा m2g, और m2g क्या होगा? इसका वेट फोर्स। तो वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ये हो गया आपका m1g और ये हो गया m2g। वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इन दोनों ब्लॉक्स के लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस बना लो, वो न्यूटन के लॉज पर बेस्ड होंगी। तो यहाँ फोर्स एनालिसिस करें तो यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं? टेंशन फोर्स अपवर्ड लग रहा है और वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ऊपर की ओर लग रहा है उसे पॉजिटिव लें, जो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उसे नेगेटिव लें। इक्वल टू मास, किसका मास कंसिडर कर रहे हैं? m1 का, तो m1 और m1 का एक्सेलरेशन ले लें। नोन, अगर जो वैल्यू पता नहीं है, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है तो उसका साइन यूज में न लें। तो यहाँ मॉडुलस a ले लिया, नॉन नेगेटिव वैल्यू ले ली, इसलिए हम यहाँ पर नॉन नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हैं सिंपली। सो अगर आपको इस ब्लॉक की इक्वेशन बनानी है तो सिंपली इसी तरीके से जैसे ये बनाई है बनाएं। इसमें टेंशन T अपवर्ड लग रही है, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लें। m2g नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लें। इक्वल टू कौन मोशन कर रहा है? ब्लॉक m2 मोशन कर रहा है। किधर की तरफ कर रहा है? ऊपर। एक्सेलरेशन a से कर रहा है तो एक्सेलरेशन a ले ली। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे किसी भी इक्वेशन में, और टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? सिंपली जब आप इनमें डालेंगे तो मिलेगी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2।
ये आपकी टेंशन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। आप इस जनरल रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। नंबर थर्ड बात देखें कि यहाँ टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी है, तो इस हिस्से में यहाँ पर इसकी डबल टेंशन होगी, मींस यहाँ दोनों का एडिशन होगा। ठीक इसी तरीके से आप इसका रिवर्स भी देख सकते हैं। अगर यहाँ टेंशन डबल है तो यहाँ ब्लॉक की साइड ईच तरफ, दोनों तरफ क्या होगा, टेंशन इसकी हाफ हो जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, अगर पुल्ली भी मोशन में हो, अगर ये भी मोशन कर रही है, ये पुल्ली P है, एंड इफ दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली P, तो क्या देखते हैं, M1 का एक्सेलरेशन अगर आप A1 कह दें, M2 के एक्सेलरेशन को A2 कह दें, तो बड़े बात ध्यान रखिए, पुल्ली के रेस्पेक्ट में इन ब्लॉक्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन का एडिशन 0 होगा। मींस क्या देखेंगे, A2 का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू पुल्ली यानी A2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली प्लस relative acceleration of M1 with respect to pulley means A1 minus acceleration of pulley, इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या दिखेगा, A2 माइनस A पुल्ली इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, माइनस ऑफ A1 माइनस A पुल्ली। मीन्स यू कैन से दोनों ब्लॉक्स का, ईच ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन, M2 का पुल्ली के रिलेटिव एक्सेलरेशन, M1 ब्लॉक के रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली के इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये अपोजिशन का साइन दिखाता है माइनस। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो A2 माइनस A पुल्ली इक्वल टू माइनस A1 प्लस A पुल्ली, पुल्ली पुल्ली को एक तरफ कर दें तो क्या मिलेगा, और इसको इधर पहुंचा दें तो क्या मिलेगा, A2 प्लस A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। आप इस जनरल रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न सो फार, वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड accelerations of the blocks. Number 2, how to find tension in the string. Number 3, we discussed how to distributed the tension in this and here in this strings. And number 4, we discussed about relative motion of blocks and pulley. So far we have discussed the cases when two blocks connected with pulley are moving. One is moving in downward direction, then other will go up इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जेई मेंस और नीट में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और इनमें दोनों ब्लॉक्स का मूवमेंट जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है। जैसे इस न्यूमेरिकल इस एग्जांपल में दिखाया है कि ब्लॉक ए जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करेगा विद वी ए वेलोसिटी से, एंड ब्लॉक बी जो इस स्ट्रिंग के थ्रू इससे कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंगल बना रही है horizontal level से। so block A is moving downward, block B is moving this left side on horizontal plane। so इसकी डायरेक्शन है horizontal and इसकी डायरेक्शन है vertical। तब किस तरीके से इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज में रिलेशन निकाला जाता है। सो एक की पॉइंट याद रखें कि वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इस स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग होगा वो पूरी स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर सेम होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इट मींस दिस इज वेलोसिटी VB, तो VB के आप कंपोनेंट लें तो ये कंपोनेंट इसका होगा VB cos थीटा, ये कंपोनेंट इसका VB cos थीटा होगा, और ये VB cos थीटा पूरी स्ट्रिंग में सेम होगा। सो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है VA इज इक्वल टू VB cos ऑफ थीटा। अब VA अगर किसी न्यूमेरिकल एग्जांपल में आपको दी हुई है, VA सपोज 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है आपको, सो 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B इंटू cos 60 डिग्री लगा दो। So we can solve it, 10 is equal to VB cos 60 की वैल्यू है 1/2,
देन वी बी वेलोसिटी ऑफ बी आपको फाइंड आउट करनी है, तो वी बी हो जाएगी सिंपली 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में होगा एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड में होगा। की पॉइंट ध्यान रखना है, की पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स सेम। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से देंगे जो अब तक हमने देखे। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3। एज वी हैव डिस्कस्ड, पुल्ली P, ये A1 इधर जा रहा है तो पुल्ली P1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, पुल्ली P1 का एक्सेलरेशन होगा A1 डाउनवर्ड। और हमने देखा ब्लॉक 2 का पुल्ली P1 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट होगा ब्लॉक 3 के और पुल्ली के बीच रिलेटिव एक्सेलरेशन के। सो इन दोनों का डिफरेंस निकालें। A2 माइनस A1 विल बी इक्वल एंड अपोजिट किनका, A3 माइनस A1। सो इफ आप इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A1 माइनस A3। तो ये रिलेशन है A1, A2 एंड A3 में। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको फाइंड आउट हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड विच इज फाइंडिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। सो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन किस वजह से आएगा, इस पूरे लोड की वजह से इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। तो हम इस लोड का इक्विवेलेंट पता कर लें। लोड का इक्विवेलेंट पता करने के लिए चलते हैं टेंशन पर। यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ पर टोटल टेंशन कितनी होगी, 2T। अब इस टेंशन T की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, टेंशन T की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, दोनों ब्लॉक्स के मासेस का मल्टीप्लिकेशन करें। तो m इंटू 2m किया, डिवाइड बाय दोनों मासेस का एडिशन करें, m प्लस 2m किया इंटू g कर दिया, तो ये टेंशन आ गया। इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ गया 4 इंटू m अपॉन 3m। एक m से m कैंसिल हुआ तो टेंशन आपको मिल गई 4m/3। इस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब ये टेंशन प्लस ये टेंशन मिलकर यहाँ डबल टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो इस डबल टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल टेंशन की वैल्यू इसकी डबल वैल्यू हो जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी, डबल कर दें इस वैल्यू को, 4m/3 को डबल किया 8m/3 आ गया, g आ गया। सो आप समझ सकते हैं कि अगर ये एक इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास कितना आ गया इसका, 8m/3 इंटू जी। सो आप इस पूरे ब्लॉक को रिप्लेस करके एक सिंगल ब्लॉक में मान लें तो ये आपके पास आ गया मास, और इसका मास कितना है, 8m/3। ओके, तो यहां पर ये टेंशन थी, इस टेंशन को एक न्यू नेम दे देते हैं, ये नेम दे दिया T, और इस टेंशन की वैल्यू क्या है, 8m/3 इंटू जी, ये वाला। ओके, नाउ यही टेंशन यहां है, इसको हम न्यू सिंबल दे रहे हैं, इस तरह का ध्यान रखिए। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जब होगा तब ये कुछ डिस्प्लेसमेंट देगा, और इस डिस्प्लेसमेंट का ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो यहाँ नीचे आके ये इस तरीके से आ जाएगा। तब क्या होगा, स्प्रिंग की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² इज इक्वल टू हो जाएगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे निकलेंगे, mg डेल्टा h से। तो ये mg डेल्टा h, m क्या है यहाँ, मास है। तो मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मास की वैल्यू है 8m/3, g की वैल्यू है हमारे पास g, एंड डेल्टा h आप लिख रहे हैं x मैक्स। ओके, और ये x की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो ये
एक x से ये x कैंसिल कर दो, 16 mg/3k, तो ये x मैक्सिमम होगा। ओके, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो अब इसके पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में पूछा है इसका एक्सेलरेशन ऑसिलेटिंग ब्लॉक M1 का, एंड 4th में पूछा है इसका वेलोसिटी। सो ऑसिलेटिंग ब्लॉक का बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट को यहाँ पर एनालाइज करते हैं। और ये ब्लॉक अगर ऑसिलेशन कर रहा है और ये इसकी पोजीशन हम बना रहे हैं, ये इसकी मीन पोजीशन हुई और ये इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ, तो ये पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन हुई एक्स मैक्स कंडीशन पे यहाँ पर, और इस एक्स मैक्स को आप बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ए। इफ ऑसिलेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एम्पलीट्यूड मीन्स एक्सट्रीम कंडीशंस, then equation of oscillation will be x is equal to a cos omega t। और इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी मिलेगी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। जब आप इसको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अब इस वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करें तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन करें तो माइनस है, ए है, ओमेगा पहले से है, साइन ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, एक बार और ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये हुआ एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सेलरेशन के लिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये इक्वेशन पुट हो गई। यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू है √k/m। अब ये m कौन सा मास होता है? ये होता है ऑसिलेटिंग मास। यहाँ कौन कौन से मास ऑसिलेट कर रहे हैं? यहाँ ऑसिलेट कर रहा है ये ब्लॉक 1, और ये जो रिजल्टेंट इन ब्लॉक सिस्टम का जो मास है, ये दोनों मासेस ऑसिलेट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का एडिशन कर दें। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है 2m + 8m/3। इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 14m/3। तो ऑसिलेटिंग मास रखें 14m/3। यहाँ वैल्यू पुट करें, डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू यहाँ x max/2 लिख दें, x max की वैल्यू है ये, डिवाइड बाई 2 कर दें, और क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में ये x = x max डिवाइड बाई 4 पुट करें, ओमेगा की वैल्यू ये पुट करें, आपको इजीली जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके।